दोस्तों, आज की कहानी है ओ हेनरी की, जिसका नाम है द बैरिड ट्रेजर, यानी कि गड़ा हुआ खजाना। ये कहानी है एक खूबसूरत लड़की के बारे में जिसका नाम है मे मार्था मैंगम। दो लड़के उसके प्रेम में दीवाने हैं और दोनों ही जी जान से उससे शादी करना चाहते हैं। अब उनके सामने ये शर्त रखी जाती है कि उनको एक गड़ा हुआ खजाना ढूंढना है और जो खजाना ढूंढेगा वही मे से शादी करेगा। तो अब दोनों में से कौन ये काम कर पाता है और किस तरह से कर पाता है, इसी का बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्णन इस कहानी में किया गया है। और आज आप यही इंटरेस्टिंग सी ओ हेनरी की कहानी सुनने जा रहे हैं। और कहानी शुरू करने से पहले एक मज़ेदार बात आपको बता दूं कि ओ हेनरी जो थे उनका असली नाम ओ हेनरी नहीं था। उनका असली नाम था विलियम सिडनी पोर्टर। ओ हेनरी उनका पेन नेम था जिससे वो कहानियां लिखते थे। ये पेन नेम जब उन्होंने रखा उसके बाद सिर्फ 8 साल के अंदर उनकी मौत हो गई और इस 8 साल के छोटे से अरसे में उन्होंने 300 से भी ज्यादा कहानियां लिखी। उनकी कहानियों में आम जिंदगी का, इंसानी भावनाओं का ऐसा खूबसूरत ताना बाना होता है कि इनमें से बहुत सारी कहानियां वेस्टर्न देशों में भी और हमारे इंडिया में भी स्कूलों के सिलेबस तक में पढ़ाई जाती हैं। तो ऐसी ही इंसानी भावनाओं से सजी एक खूबसूरत सी कहानी आज फिर से सुनते हैं, जिसका नाम है द बैरिड ट्रेजर। मूर्ख कई किस्म के होते हैं। मैं सिर्फ एक किस्म को छोड़कर बाकी हर किस्म का मूर्ख रहा हूं। मैंने अपनी सारी पैतृक संपत्ति को उड़ा डाला, अपने विवाह के बारे में ढोंग किया, पोकर खेला, लॉन टेनिस और सट्टा खेला और भी कई तरह से जल्दी ही अपना सारा पैसा गंवा दिया। लेकिन घंटियों वाली टोपी पहनने वाले अर्थात विदूषक की एक भूमिका बची थी जो मैंने नहीं निभाई थी। वो थी गड़े खजाने को ढूंढने वाले की भूमिका। बहुत कम लोगों के ऊपर ये सुखद सी दीवानगी सवार होती है, लेकिन किसी भी चीज को छूकर सोना बना देने वाले राजा माइडस के जितने भी भावी अनुयायी हैं, उनमें से किसी को भी इतना ज्यादा मजा देने वाला शगल आज तक नहीं मिला है। अपने टॉपिक से थोड़ा हटते हुए, जैसा कि एक अनाड़ी लेखक करता ही है, मैं भी एक भावुक किस्म का बेवकूफ था। मैंने मे मार्था मैंगम को बस एक नजर देखा और मैं उसी का हो गया। वो 18 साल की थी, खूबसूरत थी, रंग पियानो के सफेद पर्दों जैसा था, कशिश ऐसी कि जो देखे देखता ही रह जाए। लेकिन वो बेचारी टेक्सास के एक छोटे से नीरस पठारी कस्बे में रहने के लिए अभिशप्त थी। उसके अंदर ऐसी प्रफुल्लता थी, ऐसा आकर्षण था कि वो बेल्जियम या किसी भी और चमक दमक वाले राज्य के मुकुट से रस भरी की तरह माणिक तोड़ सकती थी। लेकिन उसे इस बात की जानकारी नहीं थी और मैंने भी उसके लिए ये तस्वीर नहीं बनाई। अब असली बात ये थी कि मैं मार्था मैंगम को पाना चाहता था और अपने ही पास रखना चाहता था। मैं चाहता था कि वो मेरे साथ रहे और रोज मेरी चप्पलों और पाइप को ऐसी जगह में रख दे जहां से शाम को मैं उनको ढूंढ ना सकूं। एक मजेदार और आनंद भरी जिंदगी की मेरे लिए यही तस्वीर थी। मे मार्था के पिता का मुंह उनकी बड़ी बड़ी मूंछों और नजर के चश्मे के पीछे छुपा रहता था। वो उन तमाम मकोड़ों और तितलियों और कीड़ों के लिए जीते थे जो आपकी पीठ पर या मक्खन में घुसने के लिए उड़ते, रेंगते या भिनभिनाते रहते हैं। वो एक एटमोलॉजिस्ट या इसी तरह की कोई चीज थे। वो हवा में अंजीरखोर किस्म की उड़ाकू मछली के लिए जाल फेंकते और फिर उनके अंदर पिन चुभोकर उनको तरह तरह के नाम देते थे। इसी तरह से वो अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वो और मे मार्था ही उनके परिवार में थे। बस वो रेसिबस ह्यूमंस के एक शानदार नमूने के रूप में उसकी बहुत ही कद्र करते थे, क्योंकि वो उनको समय पर खाना देती थी और उनके कपड़े ठीक से रखती थी। उनकी शराब की बोतलों को भी हमेशा भरा रखती थी। लोग कहते हैं कि वैज्ञानिक भुलक्कड़ होते हैं और ये बात मार्था के पिता पर पूरी तरह से सही उतरती थी। मेरे अलावा एक और लड़का था जो मे मार्था मैंगम को चाहता था। उसका नाम था गुडलो बैंक्स, एक नौजवान जो कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके हाल ही में घर लौटा था। उसके पास वो सारी योग्यताएं थीं जो किताबों में मिलती हैं, लैटिन, यूनानी, दर्शन, खास करके मैथ्स और तर्कशास्त्र जैसी ज्ञान की ऊंची शाखाएं। अगर वो हर आदमी के सामने अपनी जानकारी और अपना ज्ञान बघारने की आदत न रखता होता तो मैं उसे वाकई बहुत पसंद करता। लेकिन ज्यादा पसंद न करने के बावजूद भी हम दोनों दोस्त थे। जब भी संभव होता हम दोनों इकट्ठे होते, क्योंकि हम दोनों ही एक दूसरे से ये जानकारी लेना चाहते थे कि मे मार्था मैंगम के दिल से चलने वाली हवा
किसकी तरफ ज्यादा बह रही थी। उसे प्रभावित करने के लिए गुडलो किताबों का, अच्छे मैनर्स का, संस्कृति का, बोटिंग का, बुद्धि का और कपड़ों का सहारा लेता था। जहां तक मेरी बात है तो मैं संस्कृति के नाम पर बस बेसबॉल और शुक्रवार रात की डिबेट समितियों और शायद एक अच्छा घुड़सवार होने की बात याद दिला सकता था। लेकिन जब हम आपस में बातें करते थे और जब हम मे मार्था से मिलते और बातचीत करते थे तो हम में से एक भी ये पता बिल्कुल नहीं लगा पाता था कि वो हम दोनों में से किसको ज्यादा पसंद करती थी। मे मार्था के अंदर ये एक सहज सा गुण था कि वो किसी भी चीज के लिए हामी नहीं भरती थी और उसे ये कला बहुत ही अच्छी तरह से आती थी कि कैसे लोगों को बस लटका कर रखा जाए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, उसके पिता बुजुर्ग मैंगम बड़े ही भुलक्कड़ थे। काफी अरसा बीत जाने के बाद एक दिन उनको पता चला कि 2 नवयुवक उनकी बेटी के सिर पर जाल डालने की कोशिश कर रहे हैं, उस बेटी के सिर पर जो उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखती है। मुझे पता नहीं था कि वैज्ञानिक ऐसे मौकों का मुकाबला भी कर सकते थे। मार्था के पिता मैंगम ने बड़ी ही आसानी से गुडलो को भी और मुझे भी सीधे सीधे और आसान शब्दों में ये समझा दिया कि हम दोनों ही निहायत लीचड़ और गिरी हुई किस्म के लड़के थे और अगर उन्होंने हमें फिर कभी उनके घर के आसपास पकड़ लिया तो वो हमें भी अपने कलेक्शन में शामिल करके पिनों से दीवार पर टांग देंगे, उनके बाकी कीड़ों मकोड़ों की तरह। 5 दिनों तक मैं और गुडलो बैंक्स इस उम्मीद में वहां नहीं गए कि इस बीच तूफान थम जाएगा। जब हम हिम्मत करके फिर से उनके घर गए तो मे मार्था मैंगम और उसके पिता वहां से घर छोड़कर जा चुके थे। जो मकान उन्होंने किराए पर ले रखा था वो अब बंद था। उनके पास जो थोड़ा बहुत सामान और संपत्ति वगैरह थी वो सब वो अपने साथ ले गए थे और हम दोनों में से किसी के लिए भी मे मार्था की तरफ से विदाई का एक शब्द तक नहीं था। किसी झाड़ी में लगा कोई फड़फड़ाता सफेद पत्र नहीं था, दरवाजे के चौखटे पर खड़िया का कोई निशान नहीं था और डाक खाने में कोई पोस्ट कार्ड भी नहीं था जिससे हमें कोई छोटा मोटा सुराग तो लग जाता कम से कम। 2 महीने तक गुडलो और मैं अलग अलग हर उस तरकीब को आजमाते रहे जो हम सोच सकते थे और जिससे उन भगोड़ों का पता लगाया जा सकता था। हमने टिकट एजेंट, घोड़ा गाड़ी स्टैंड वालों, रेल मार्ग कंडक्टरों और हमारे एक अकेले बेचारे पुलिस वाले के साथ हमारी दोस्ती और उनके ऊपर अपने रौब का पूरा पूरा इस्तेमाल किया, लेकिन नतीजा सिर्फ 0। फिर हम दोनों पहले से कहीं ज्यादा अच्छे दोस्त बन गए। हम हर दोपहर और काम के बाद स्नाइडर के सैलून के पिछले कमरे में इकट्ठे होते और डोमिनो खेलते, बातों के फंदे बिछाकर एक दूसरे से ये जानने की कोशिश करते कि कुछ पता चला या नहीं। प्रतिस्पर्धियों के बीच अक्सर ऐसा ही होता है। अब गुडलो बैंक्स बड़े ही व्यंग्य से अपना ज्ञान बघाड़ता था और मुझे अपने से नीचे की श्रेणी में रखता था। जहां तक मेरा सवाल है, मैं गुडलो को तो पसंद करता था, लेकिन उसके कॉलेज में अर्जित किए गए ज्ञान से मैं नफरत करता था। अब क्योंकि मुझे हमेशा से अच्छे स्वभाव वाला समझा जाता रहा है, इसीलिए मैं अपने आप को संयत रखता था। मैं ये जानने की कोशिश करता रहता था कि उसे मे मार्था के बारे में कुछ पता है या नहीं, इसीलिए मैं उसकी संगत को बर्दाश्त करता रहता था। एक दोपहर के बाद बातें करते हुए उसने मुझसे कहा, मान लो वो तुम्हें मिल भी गई तो उससे तुम्हें फायदा क्या होगा? मिस मैंगम के पास ना दिमाग है, दिमाग। वो बहुत हाईफाई टाइप की नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी किस्मत में इतनी ऊंची चीजें हैं जो कि तुम उसे दे नहीं सकते हो। उसकी कला और फिलॉसफी की समझ बहुत ही ज्यादा ऊंची है, तुम्हारे लेवल से तो कहीं ज्यादा ऊंची। तुम्हें नहीं लगता कि उसे ढूंढने में तुम अपना समय नष्ट कर रहे हो? मैंने उससे कहा, देखो गुडलो, मेरे लिए एक सुखी घर का मतलब है टेक्सास के एक पठार पर चारकों के बगल में सदाबहार पेड़ों के एक कुंज में 8 कमरों वाला एक मकान, एक पियानो और बैठक में एक ऑटोमेटिक प्लेयर, शुरू में 3000 मवेशी, एक बकबोर्ड गाड़ी और टट्टू जो एक खंबे से बंधे हमेशा मिसेस के लिए तैयार रहें और मे मार्था मैंगम जैसे चाहे वैसे फार्म के मुनाफे को खर्च करे और मेरे साथ रहे। रोज वो मेरी चप्पलों और पाइप को ऐसी जगहों में रख दे जहां वो शाम को ढूंढे ना जा सकें। बस इतना ही चाहता हूं मैं। गुडलो बैंक्स ने अपनी बात फिर से दोहराई, वो ऐसी बेकार चीजों के लिए नहीं, ऊंची चीजों के लिए बनी है। मैंने जवाब दिया, वो चाहे जिस लिए भी बनी हो, इस समय तो वो जेब से बाहर है और मैंने तुम्हारी तरह कॉलेज की पढ़ाई नहीं की है तो क्या हुआ? मैं कॉलेज और ऊंची पढ़ाई की मदद के बिना ही जितनी जल्दी हो सकेगा उसे ढूंढ लूंगा। तब तक डोमिनो का हमारा गेम खत्म हो चुका था। उसके बाद हमने बियर पी
उसके कुछ ही समय बाद मेरा परिचित एक किसान कस्बे में मेरे पास एक तह किया हुआ नीला कागज लेकर आया। उसने कहा कि उसके दादा का अभी अभी देहांत हुआ है और उन्होंने 20 साल तक इस कागज को बहुत ही संभाल कर रखा था। वो इस कागज को अपने परिवार के लिए अपनी रियासत के एक हिस्से के तौर पर छोड़ गए हैं, जबकि बाकी में 2 खच्चर और थोड़ी सी जमीन है जो खेती के लायक नहीं है। ये कागज एक पुराना नीले रंग का कागज था जिसका इस्तेमाल क्रांतिकारियों द्वारा किए गए विद्रोह के दौरान उनका उन्मूलन करने वालों और उनके बीच होता था। इस पर 14 जून 1863 की तारीख पड़ी हुई थी। इसमें सोने और चांदी के 10 गधों के लदान भर सिक्कों के छिपे होने की जगह के बारे में बताया गया था, जिनकी कीमत थी $3 लाख। मेरा जो दोस्त ये कागज लेकर आया था उसका नाम था सैम। उसके दादा बुजुर्ग रैंडल को ये जानकारी एक स्पेनिश पुरोहित ने दी थी जो खजाना गाड़ने के काम में शामिल था और जिसका देहांत कई बरस बाद बुजुर्ग रैंडल के घर में ही हुआ था। ये पता उसने बुजुर्ग रैंडल को लिखवाया हुआ था। मैंने सैम से पूछा, तुम्हारे पिता ने इसे क्यों नहीं खोजा? अरे वो खोजते उससे पहले ही वो अंधे हो गए थे, उसने कहा। तो तुमने खुद इसे क्यों नहीं खोजा? देखो, इस कागज के बारे में मुझे अभी सिर्फ 10 साल पहले ही पता चला है। अब पहले तो मुझे बसंत की जुताई करनी थी, फिर अनाज से खरपतवार को अलग करना था, फिर चारा लेने की बारी आ गई और जल्दी ही जाड़ा आ गया। साल दर साल यही सिलसिला चलता रहा। बस इसीलिए मुझे इसके लिए टाइम नहीं मिला। उसकी ये दलील मुझे एकदम ठीक लगी और इसीलिए मैं तुरंत इस काम में ली रैंडल के साथ हो गया। कागज में जो निर्देश दिए गए थे वो एकदम आसान थे। गधों पर लदे खजाने का ये पूरा कारवां डोलोरेस काउंटी स्थित एक पुराने स्पेनिश मिशन से चला था। दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए एलामीतो नदी पर वो लोग पहुंचे थे। उन्होंने इसे छिछले हिस्से से पार किया और खजाने को एक काठी के आकार के छोटे पहाड़ पर 2 ऊंची पहाड़ियों के बीच में गाड़ दिया। जहां पर खजाने को गाड़ा गया था वहां पत्थरों का ढेर लगाकर एक निशान बना दिया गया। स्पेनिश पुरोहित को छोड़कर इस जत्थे के बाकी सभी लोगों को कुछ दिनों बाद इंडियनों ने मार डाला। ये रहस्य अब केवल ली के पास था और यही बात मुझे सबसे अच्छी लगी कि इसके बारे में और कोई नहीं जानता था। ली रैंडल का सुझाव था कि हम टेंट लगाने के लिए साज सामान वगैरह तैयार करें, स्पेनिश मिशन का रास्ता बताने के लिए एक सर्वेक्षक की सेवाएं लें और फिर फोर्ट वर्थ की दर्शनीय जगह देखने में उन $3 लाख को खर्च करें। लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के बावजूद मुझे टाइम और खर्च बचाने के तरीके पता थे। हम सरकारी भूमि ऑफिस में गए और पुराने मिशन से लेकर एलामीतो नदी तक के जमीन के सारे सर्वेक्षणों का स्केच बनवाया। इस नक्शे पर मैंने दक्षिण में नदी की तरफ जाती एक लाइन खींची। हर एक सर्वेक्षण और जमीन के टुकड़े की रेखाओं की लंबाई स्केच में एकदम ठीक ठीक दी गई थी। इनसे हमें नदी पर वो पॉइंट मिल गया और इसके साथ ही एक कॉन्टैक्ट भी मिल गया। लॉस एनिमोस का 5 लीग के सर्वेक्षण का एक बहुत ही अच्छी तरह से पहचाना हुआ कोना जो स्पेन के राजा फिलिप का अनुदान था। इस तरह से हमें सर्वेक्षक से लाइन खिंचवाने की जरूरत नहीं पड़ी और इससे समय और पैसे दोनों की ही काफी बचत हो गई। फिर ली रैंडल और मैंने 2 घोड़ों वाली एक गाड़ी तैयार की जिसमें सारा सामान रखा गया। जिस पॉइंट पर हम पहुंचना चाहते थे उसके निकटतम कस्बे चीको तक हम पहुंच गए, जिसके लिए हमें 149 मील की यात्रा करनी पड़ी। वहां से हमने काउंटी के एक उप सर्वेक्षक को पकड़ा। उसने हमारे लिए लॉस एनिमोस सर्वेक्षण का कोना ढूंढ दिया। हमारे स्केच की मांग के अनुसार पश्चिम में 5720 फुट की दूरी तय की। उस जगह पर एक पत्थर लगाया, कॉफी पी और बेकन खाया और फिर डाक गाड़ी से वापस चीको के लिए रवाना हो गया। मुझे पक्का यकीन था कि हमें वो $3 लाख मिल जाएंगे। ली रैंडल को सिर्फ उसका 1/3 मिलना था क्योंकि सारे खर्चे मैं कर रहा था। उस $2 लाख से मैं अच्छी तरह जानता था कि अगर मिस मार्था मैंगम इस धरती पर हुई तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। इतने पैसे से मैं उसके बाप के कबूतर खाने में बहुत सारी तितलियों को भी फड़फड़ा सकूंगा। बस किसी तरह से वो खजाना मुझे मिल जाए। ली और मैंने अपना टेंट गाड़ लिया। नदी के पार 1 दर्जन छोटे छोटे पहाड़ थे जो घने देवदार के पेड़ों से ढके थे, लेकिन उनमें से एक भी काठी के आकार का नहीं था। लेकिन इस बात से हम परेशान नहीं हुए। जो दिखाई देता है वो जरूरी नहीं कि वैसा ही हो भी। काठी भी सुंदरता की तरह देखने वाले की आंखों में हो सकती है। मैंने और खजाने के उस पोते ने देवदार से ढकी उन पहाड़ियों का इतनी सावधानी से मुआयना किया जैसे कोई महिला दुष्ट पिस्सू को देखती है। हमने नदी के आगे पीछे 2 मील तक एक एक पहाड़ी के हर एक आगे पीछे ऊपर नीचे हर हिस्से को पूरी तरह से छान मारा। 4 दिन तक हमने यही किया।
लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। फिर हमने उम्मीदें छोड़कर चितकबरे और काले घोड़े को गाड़ी में जोता और बाकी बची कॉफी और बेकन को लेकर 149 मील की अपनी वापसी की यात्रा पर चल दिए। वापसी में ली रैंडल ने खूब तंबाकू चबाया। मैं गाड़ी हाँकने में व्यस्त था क्योंकि मैं जल्दी में था। हमारे खाली हाथ वापसी लौटने के कुछ ही समय बाद गुडलो बैंक्स और मैं डोमिनो खेलने और जानकारी जुटाने के लिए एक बार फिर से स्नाइडर सैलून के पिछले कमरे में इकट्ठे हुए। मैंने गुडलो को उस गड़े खजाने को ढूंढने के अपने अभियान के बारे में भी बताया। मैंने उससे कहा, अगर मुझे वो $3 लाख मिल जाते गुडलो, तो मैं मी मार्था मैंगम को ढूंढने के लिए पूरी धरती को खंगाल और छान मारता। गुडलो ने कहा, वो ऊंची चीजों के लिए बनी है, मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। अच्छा, लेकिन ये तो बताओ कि तुमने उस जगह की खोज कैसे की जहां ये गुप्त खजाना ऐसी बेवकूफी से गाड़ा गया था? मैंने उसे सारी बातें विस्तार से बताईं, छोटी से छोटी एक एक बात तक। मैंने उसे ड्राफ्टमैन का वो स्केच भी दिखाया जिसमें सारी दूरियों को साफ साफ दिखाया गया था। उसने इसे बड़ी ही होशियारी से देखा और फिर अपनी कुर्सी पर पीछे टिक कर जोर जोर से हंसने लगा। हंसी रुकने पर उसने कहा, तुम कितने बड़े बेवकूफ हो जिम, क्योंकि नदी में जिस बिंदु पर तुम्हारी रेखा टकराएगी उसकी गणना करने में तुमने जो डिफरेंस था उसको तो नजरअंदाज कर दिया। यहां पर यह अंतर 9 डिग्री पश्चिम में होना था। मुझे अपनी पेंसिल दो जरा। फिर गुडलो बैंक्स ने एक लिफाफे के पीछे हिसाब लगाया। उसने कहा, ये देखो, स्पेनिश मिशन से उत्तर से दक्षिण की तरफ रेखा की दूरी ठीक 22 मील है। तुम्हारी कहानी के अनुसार ये एक जेबी कुतुबनुमा से खींची गई थी। इस अंतर की गुंजाइश रखते हुए जहां तुम्हें अपने खजाने की खोज करनी चाहिए थी, एलामीतो नदी का वो पॉइंट उस जगह से ठीक 945 फुट आगे पश्चिम में है जिस जगह पर तुमने खोज की। तुम भी कितने बेवकूफ हो जिम। मैंने उससे सवाल किया, ये जिस अंतर की तुम बात कर रहे हो वो अंतर है क्या आखिर? मुझे तो लगता था कि आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। गुडलो ने मुझे समझाया, ये असली मेरिडियन से मैग्नेटिक कुतुबनुमा का अंतर है, उसी के कारण ये फर्क आया है। फिर वो अपनी वही श्रेष्ठता वाली हंसी हंसा जैसी वो हमेशा करता था, अपने आप को मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ और बेहतर समझने वाली हंसी। और फिर मैंने उसके चेहरे पर गड़े हुए खजाने के खोजी का वही निराला, जोश भरा और उत्सुकता वाला भाव आते हुए देखा। फिर उसने भविष्यवक्ता वाले अंदाज में कहा, कभी कभी छिपे हुए धन की ये पुरानी परंपराएं बिना किसी आधार के नहीं होती। जरा मुझे वो कागज तो दिखाओ जिसमें वो जगह बताई गई है, शायद हम दोनों मिलकर ये काम कर पाएं। अब नतीजा ये हुआ कि प्यार में एक दूसरे के दुश्मन गुडलो बैंक्स और मैं इस एडवेंचर में साथी बन गए। रेल मार्ग वाले निकटतम कस्बे से घोड़ा गाड़ी पकड़कर हम चीको गए। चीको में हमने एक ढकी हुई स्प्रिंग वैगन और टेंट का सामान किराए पर लिया। फिर हमने गुडलो और उसके डिफरेंस के हिसाब से दोबारा तय की गई दूरी को नापने के लिए उसी सर्वेक्षक को फिर से पकड़ा। फिर उसकी छुट्टी करके उसे उसके घर के रास्ते भेज दिया। रात में हम लोग वहां पहुंचे। मैंने घोड़ों को दाना दिया और नदी तट के पास आग जलाई। फिर खाना बनाया। गुडलो इस काम में मेरी मदद कर सकता था, लेकिन क्योंकि वो इतना पढ़ा लिखा था इसीलिए वो ऐसे छोटे मोटे काम नहीं कर सकता था। जब तक मैंने काम किया वो पुराने जमाने के लोगों के महान विचार सुना सुनाकर मेरा हौसला बढ़ाता रहा। उसने मुझे कुछ यूनानी अनुवादित कविताएं सुनाईं और ये भी बताया कि उस कविता का हीरो मिस मैंगम को बहुत ही पसंद था। और ये बात गुडलो को इसलिए पता थी क्योंकि वो ऐसी कविताएं मिस मैंगम को अक्सर सुनाया करता था। उसने फिर से कहा, मिस मैंगम ऊंची चीजों के लिए बनी है जिम। क्या इससे भी ऊंचा कुछ हो सकता है कि महान कवियों और लेखकों की रचनाओं की संगत में रहा जाए, ज्ञान और संस्कृति के वातावरण में जिया जाए? लेकिन ये बात तुम्हें कैसे समझ में आएगी? तुमने तो हमेशा पढ़ाई लिखाई का अपमान ही किया है। अब देखो, गणित की आसान सी जानकारी ना होने से तुम्हारी इतनी सारी कोशिशें बेकार भी तो चली गईं। वो तो अगर मेरी नॉलेज ने तुम्हें तुम्हारी गलती नहीं बताई होती तो तुमको ये खजाना भला इतनी जल्दी मिल सकता था कभी? मैंने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, ऐसा करते हैं, हम पहले नदी के पार उन पहाड़ियों को देखेंगे, फिर देखते हैं कि हमें कुछ मिलता है कि नहीं। इस फासले के बारे में जो तुमने बताया है मुझे अभी भी संदेह है। मैं तो इस विश्वास को लेकर बड़ा हुआ हूं कि दिशा सूचक की सुई ध्रुव तारे को ठीक ठीक बताती है। अगली सुबह जून की एक चमकीली सुबह थी। हम जल्दी ही उठ गए और हमने नाश्ता किया। गुडलो बहुत ही जोश में था और सम्मोहित सा था। जब तक मैंने बेकन पकाया वो शायद किसी कीट्स
और कैली या शैली की लाइनें मुझे सुनाता रहा। हम नदी पार करने की तैयारी कर रहे थे, जो वहां एक छिछले नाले से थोड़ी सी गहरी थी। दूसरे किनारे पर कई नुकीली चोटी वाले और देवदार से ढकी पहाड़ियों में हम खोजबीन करने जा रहे थे। गुडलो ने मेरे कंधे पर एक धौल जमाते हुए कहा, मेरे दोस्त, जरा वो जादुई कागज एक बार फिर से दिखाना तो। मुझे पूरा यकीन है कि इसमें काठी के आकार की उस पहाड़ी तक जाने का रास्ता जरूर बताया गया होगा। मैंने कभी काठी देखी नहीं है जिम। ये होती कैसी है? मैं उस समय नाश्ते की प्लेटें साफ कर रहा था। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, ये बात तुम्हारी ऊंची संस्कृति के कुछ खिलाफ नहीं है गुडलो। गुडलो ने बुजुर्ग रैंडल के दस्तावेज को देखते हुए एक ऐसी गाली दी जो उसके कॉलेज के लेवल के एकदम उलट थी। कागज को सूरज की रोशनी में पकड़ते हुए उसने कहा, जरा यहाँ आओ जिम, इसे देखो। एक जगह पर उंगली रखते हुए उसने कहा। उस नीले कागज पर, जिस पर मैंने पहले गौर नहीं किया था, मुझे सफेद अक्षरों में एक शब्द और नंबर लिखे दिखाई दिए। उसमें लिखा था मेलबर्न 1898। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। गुडलो ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, ये वाटरमार्क है। ये कागज 1898 में बना था और कागज पर जो लिखा है उसके ऊपर 1863 लिखा है। ये तो साफ साफ धोखाधड़ी है। मैं भी थोड़ा अचंभे में पड़ गया। मैंने कहा, देखो, ये तो मुझे पता नहीं। ये रैंडल परिवार काफी भरोसा करने वाला, सीधा साधा और अनपढ़ सा परिवार है। शायद कागज बनाने वालों ने ही धोखेबाजी करने की कोशिश की हो तो अलग बात है। और इसके बाद गुडलो बैंक्स इतना बिफरा जितना उसकी पढ़ाई लिखाई उसे इजाजत देती थी। उसने अपनी नाक से चश्मा नीचे गिरा दिया और मुझे घूरने लगा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है जिम कि तुम एकदम मूर्ख हो, गधे। तुमने अपने आप को एक मिट्टी के लोंदे के हाथों बुद्धू बनने दिया और फिर ऊपर से तुमने मुझे भी बेवकूफ बनाया। मैंने तुम्हें बेवकूफ बनाया गुडलो? कैसे? अपने अज्ञान से, गधे। 2 बार तुम्हारी योजनाओं में मैंने ऐसी गंभीर कमियां देखी जिनसे मामूली सा पढ़ा लिखा होने पर भी तुम आसानी से बच सकते थे। और इस ठगी वाली खोज में पता है तुम्हें मेरा कितना पैसा खर्च हो गया है? मैंने अपनी जेब से बढ़कर पैसा खर्च किया है। अब मेरा इस सब बकवास से कोई लेना देना नहीं। मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने अभी अभी अपने धोए हुए कांसे के एक चम्मच से उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, गुडलो बैंक्स, मैं तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता। तुम्हारी तालीम ने तुम्हारे लिए आखिर किया क्या है? तुम्हारे लिए ये एक अभिशाप है और तुम्हारे दोस्तों के लिए सिर्फ और सिर्फ बोरियत का सामान। अगर तुम्हें ये काम नहीं करना है तो तुम अपना वाटरमार्क और अपने कैलकुलेशन के अंतर लेकर अभी चले जाओ यहाँ से। मुझे इन सब की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी ये बातें मुझे अपनी खोज से डिगा नहीं सकती हैं। मैं तो उस पहाड़ पर जा रहा हूँ खोजने के लिए खजाने को। अब फैसला कर लो कि तुम इसमें मेरे साथ हो या नहीं। अगर किसी वाटरमार्क या किसी डिफरेंस को देखकर तुम्हारा मन डगमगा जाता है तो तुम कतई एक सच्चे फाइटर नहीं हो। कर लो फैसला जो तुम्हें करना है। धूल का एक सफेद बादल आगे नदी पर उठने लगा। ये चीको जाने वाली डाक गाड़ी का धुआं था। गुडलो ने इसे रुकने का इशारा किया। फिर उसने रुखाई से कहा, कोई बेवकूफ ही होगा जो उस कागज पर अब ध्यान देगा। मैं तुम्हें तुम्हारे भाग्य पर छोड़ता हूँ। मुझे अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। फिर उसने अपना सामान बटोरा, डाक गाड़ी में चढ़ा, अपना चश्मा ठीक किया और धूल के बादलों के बीच वहां से उड़ गया। बर्तन धो लेने और घोड़ों को घास चरा लेने के बाद मैंने उस छिछली सी नदी को पार किया और देवदारों के पेड़ों के बीच से धीरे धीरे रास्ता बनाते हुए आखिरकार काठी के आकार की पहाड़ी की चोटी पर जा पहुंचा। जून महीने का एक बहुत ही अद्भुत दिन था ये। अपनी जिंदगी में मैंने कभी इतने सारे पक्षी, इतनी सारी तितलियां, ड्रैगन फ्लाई, टिड्डे और पंख और डंक वाले जानवर नहीं देखे थे। मैंने काठी के आकार वाली पहाड़ी की तलहटी से चोटी तक जांच की। गड़े खजाने की मौजूदगी का एक भी निशान मुझे वहां नहीं मिला। वहां पत्थरों का कोई ढेर नहीं था। पेड़ों पर कोई प्राचीन निशान भी नहीं थे। $3 लाख का एक भी सबूत वहां पर नहीं था, जैसा कि बुजुर्ग रैंडल के उस कागज में बताया गया था। दोपहर के बाद की थोड़ी ठंडक में मैं पहाड़ी से नीचे उतर आया। अचानक देवदारों के झुरमुट से निकलकर मैंने एक खूबसूरत हरी घाटी में कदम रखा, जहां एक छोटी सी धारा एलामीतो नदी में मिल रही थी। और वहां पर मैंने जो देखा उसे देखकर मैं दंग रह गया। वहां पर उलझी दाढ़ी और बिखरे बालों वाला एक जंगली आदमी चमकीले पंखों वाली एक बहुत बड़ी सी तितली का पीछा कर रहा था। शायद ये कोई भगोड़ा पागल है, मैंने सोचा, और फिर मैं हैरान हो गया कि ये आदमी सभ्यता और आबादी से इतनी दूर भटक कर आखिर आ कैसे गया। फिर मैं कुछ कदम और आगे गया और मुझे उस छोटी धारा के नजदीक लताओं से ढकी एक छोटी सी झोंपड़ी दिखाई दी।
एक छोटे घास वाले रास्ते में मैंने जंगली फूल तोड़ती मे मार्था मैंगम को देखा। वो सीधी खड़ी हो गई और अपलक मुझे देखने लगी। जब से मैं उसे जानता था तब से उस टाइम पहली बार मैंने उसके सफ़ेद खूबसूरत चेहरे को गुलाबी होते देखा। मैं बिना एक शब्द भी कहे उसकी तरफ बढ़ा। उसने जो फूल चुने थे वो धीरे धीरे उसके हाथ से घास में गिर गए और उसने उन्हें रोकने की कोई कोशिश नहीं की। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा, मैं जानती थी कि तुम आओगे जिम। पिताजी ने मुझे चिट्ठी लिखने ही नहीं दी, लेकिन फिर भी मैं जानती थी कि तुम जरूर आओगे। उसके बाद क्या हुआ होगा आप अनुमान लगा ही सकते हैं। मेरी गाड़ी और मेरे घोड़े बस नदी के पार ही थे। मैं अक्सर ये सोचकर हैरान हुआ हूँ कि बहुत ज्यादा तालीम किसी आदमी के आखिर किस काम की होती है अगर वो अपने लिए ही उसका इस्तेमाल ना कर पाए। अगर उसके सारे फायदे दूसरों को मिलने हैं तो फिर पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही क्या है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब मे मार्था मैंगम मेरे साथ रहती है। हरे भरे पेड़ों के कुंज में 8 कमरों का मेरा एक मकान है जिसमें ऑटोमेटिक प्लेयर के साथ एक पियानो है और 3000 मवेशियों की भी अच्छी शुरुआत हो चुकी है। और जब मैं घोड़े पर सवार रात को घर पहुंचता हूं तो मेरा पाइप और मेरी चप्पलें ऐसी जगह रखी होती हैं जहां उन्हें ढूंढा नहीं जा सकता। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर शेयर करें और अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही एक और कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।